चलिए नमस्कार साथियों, संसारम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हमारी ये सेकंड क्लास है। एक क्लास ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली थी, तो आपने यदि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखिए। उसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर किया है। और आज का जो लेक्चर है नेक्स्ट प्रीवियस क्लास को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का, इसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे ना। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट क्लास का एक रिवीजन दे देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। तो लास्ट क्लास में देखिए ये उसी की पीडीएफ है। तो क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की थी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमने जनरल इंडेक्स डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर कौन कौन से इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, पूरा इंडेक्स है ना। और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सब टॉपिक भी इसमें हम कवर करेंगे, तो यदि कोई टॉपिक ना हो तो आप परेशान बिल्कुल मत होना, सब टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, तो आई थिंक आप लोगों ने पूरे नहीं तो एटलीस्ट कुछ स्टेट की जो कैपिटल है वो तो याद की ही होगी। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि ये जो 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं, इनकी आपको राजधानी याद करनी है या फिर दिमाग में रखनी है। ओके। इसके अलावा ज्योग्राफी शब्द को हमने देखा था कि जियो और ग्राफी ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, इससे मिलकर के ज्योग्राफी बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। मतलब जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, इसको अध्ययन करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, इसके अंतर्गत चीज़ों को देखते हैं, तो उसको हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ही डील करते हैं। ओके। इसमें 3 चीज़ें मेजरली देखते हैं हम, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, है ना। मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, है ना। तो जहाँ पर जिस भी जगह पर ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहाँ पर बायोस्फीयर या फिर जैव मंडल देखने को मिलता है, मतलब जीवन या फिर लाइफ एग्जिस्ट ऐसे रीजन में हमें देखने को मिलती है। ओके। और क्या देखा था हमने, और देखा था ये मैंने आपको 7 कॉन्टिनेंट बताए थे, 5 महासागर, है ना, 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के बारे में बताया था। हमारे इंडिया कहाँ पर है, एशिया कॉन्टिनेंट में है, ये मैंने आपको बताया था। ओके। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट, 8 यूटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बताया था। तो 28 राज्य आई थिंक आप याद कर लोगे, उनकी कैपिटल आप याद कर लोगे। इसके अलावा हमारे भारत के जो नाम हैं, है ना, ये कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, किन के द्वारा दिए गए हैं। जैसे कि इंडिया नाम जो है यूनानियों या फिर ग्रीक्स के द्वारा दिया गया है, इंडस रिवर की देन है। फिर हिंदुस्तान जो है ये नाम पर्शियंस के द्वारा दिया गया है, फारसी लोगों के द्वारा दिया गया है, ये भी इंडस की देन है या फिर सिंधु नदी के देन है। राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या बना है, भारत पड़ा है ना। एंशियंट टेक्स्ट में हमारा जम्बूद्वीप नाम देखने को मिलता है, और एक आर्यवर्त नाम भी देखने को मिलता है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि आर्यंस के निवास स्थान को ही आर्यवर्त नाम दिया गया है। तो ये प्रीवियस क्लास का में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, एक बार हमने क्विक रिवीजन कर लिया इनका, ठीक है। अब आज जो हमें सबसे पहले डिस्कस करना है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हमारे भारत में हमें क्या देखने को मिलता है। हमारे भारत में 28 इंडियन स्टेट, ओके, 28 स्टेट या फिर 28 राज्य और 8 यूटी, यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। ओके। तो ये तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया था कि ये आपको याद करना है, इनकी कैपिटल याद करना है, इनकी लोकेशन देखना है। 8 यूनियन टेरिटरी को मैं आपको अभी डिस्कस कराऊंगा आज की क्लास में, ठीक है। देखो, केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है, सबसे पहले इसकी हम थोड़ा सा एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो पॉलिटी में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे ही, ठीक है, लेकिन हमें ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से समझना है। तो केंद्र शासित प्रदेश ऐसी टेरिटरी होती हैं या फिर ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन पर केंद्र का कंट्रोल होता है। यहाँ पर देखो लिखा है यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन मतलब केंद्र सरकार, है ना, जो सेंट्रल से कंट्रोल होती है ना। तो केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश, केंद्र, देखिए आपको पता होगा हमारा जो भारत है यहाँ पर यूनियन सिस्टम है, यूनियन सिस्टम है ना। यूनियन सिस्टम का मतलब ये है कि, या फिर संघ हम बोलते हैं, है ना, हम क्या बोलते हैं, संघ। इसका मतलब ये है कि हमारा भारत जो देश जो है, यहाँ पर ये जो राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जितने भी ये 28 राज्य हैं, राज्य और केंद्र सरकार, है ना, राज्यों की सरकार और केंद्र सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आपस में मिलकर के काम करती हैं, है ना। कुछ दायित्व केंद्र सरकार को दिए गए हैं, कुछ दायित्व राज्य सरकारों को दिए गए हैं, है ना। राज्य सरकारें अपने राज्य में कुछ कानून बनाती हैं, कुछ कानून केंद्र सरकार बनाती है, और इस प्रकार से पूरी गवर्नमेंट हमारी चलती है, पूरे हमारे भारत की गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी टेरिटरी भी हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं
जो कि केंद्र के कंट्रोल से चलते हैं, जिनको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, वहाँ पर उनकी लोकल गवर्नमेंट नहीं होती, यदि होती भी है तो उतने पावर्स उनको नहीं होती जितनी कि स्टेट को होती है। ठीक है, जैसे कि कुछ यूनियन टेरिटरी हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, तो देखो, एक मिनट रुकना बस, है ना। देखो, पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी है, यहाँ पर देखो, ये है ना, ये जो एक आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये इसको हम बोलते हैं लद्दाख। क्या बोलते हैं? लद्दाख। ठीक है, दूसरी यूनियन टेरिटरी ये है, इसको हम बोलते हैं J&K, जम्मू कश्मीर, है ना। दो यूनियन टेरिटरी, मतलब यहाँ पर यूनियन के द्वारा गवर्न रीजन है, केंद्र के द्वारा शासित ये प्रदेश है। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी आपको देखने को मिलेगी पर्टिकुलर इस रीजन में, जो मैंने पॉइंट रखा, इसको हम बोलते हैं चंडीगढ़। क्या बोलते हैं इसको हम? चंडीगढ़। चंडी इसको हम बोलते हैं चंडीगढ़। क्या बोलते हैं? चंडीगढ़। अभी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, चंडीगढ़ बोलते हैं इसको हम। सॉरी, इसको हम चंडीगढ़ बोलते हैं। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी, इसको हम बोलते हैं दिल्ली। क्या बोलते हैं? दिल्ली, जो कि हमारी राजधानी भी है हमारे देश की, है ना। तो ये दिल्ली भी क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी दो प्लेसेस, है ना, इसलिए मैंने बोला था कि एटलस होना मस्ट है, कि एक बार आप एटलस में भी देखते जाइएगा वीडियो, यदि आप रिकॉर्डेड देख रहे हो लेक्चर को तो पॉज करके आप एग्जैक्ट लोकेशन आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपको दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, है ना, यहाँ पर आपको दमन देखने को मिलेगा, ये दमन रीजन है। और यहाँ पर दादर नागर हवेली और द्वीप यहाँ पर द्वीप देखने को मिलता है। ओके, तो ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, इसको हम बोलते हैं दादर नागर हवेली दमन द्वीप। अभी सारी चीजें मैं लिख के समझाऊंगा, एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं आपको 8 यूनियन टेरिटरी बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आप देखोगे तमिलनाडु वाले रीजन में, तो आपको एक यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी, पुडुचेरी। क्या? पुडुचेरी, या फिर पहले इसका नाम पांडिचेरी था। एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है। एक यूनियन टेरिटरी आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी, इसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। लगभग 36 आइलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये भी आइलैंड से मिलकर के बना हुआ एक द्वीप समूह है। ओके, तो ये टोटल 8 यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ, तो ये 8 यूनियन टेरिटरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, यहाँ पर पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो ये टोटल क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, जहाँ पर केंद्र की सरकारें चलती हैं, फिर केंद्र के द्वारा ये गवर्न होता है, केंद्र का एक प्रतिनिधि होता है, उपराज्यपाल नॉर्मली उसको हम बोलते हैं, तो वो ही यहाँ पर रूल करता है, उसके ही यहाँ पर शासन चलता है ना। अब एक और पॉइंट बता देता हूँ, आप नहीं तो आपके मन में डाउट आएंगे, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, है ना। तो कुछ यूनियन टेरिटरी में क्या होती है, वहां पर एक विधानसभा का भी प्रावधान होता है, मतलब वहां की भी अपनी सरकारें होती हैं, है ना। जैसे कि दिल्ली की यदि हम एग्जांपल लें, दिल्ली है ना, दिल्ली का भी क्या होता है? सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, वहां के भी विधायक होते हैं। तो आपके मन में डाउट आएगा कि सर आप तो अभी बोल रहे थे कि यहाँ की सरकारें होती नहीं है। तो एक दो स्टेट में, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, यहाँ पर विधानसभाओं की व्यवस्था की गई है ना। तो जैसे कि दिल्ली में सीएम भी होता है, विधायक भी होते हैं, पर उस सीएम के पास या फिर उनके विधायकों के पास, उनकी सरकार के पास उतनी पावर नहीं है जितनी एक स्टेट के विधायक और मुख्यमंत्री के पास होती है ना। तो लिमिटेड पावर दी गई है, लेकिन चूंकि ये मेजर सिटी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मेजर सिटी है, कैपिटल है, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट को चलाने के लिए, वहाँ के प्रशासन को सही से चलाने के लिए ये अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए, बाकी ये पॉलिटी का विषय है, संविधान का विषय है, आप वहाँ पर अच्छे से अध्ययन करोगे कि केंद्र के द्वारा चलने वाली जो मतलब केंद्र के द्वारा जिन रीजन में, जिन क्षेत्रों में कंट्रोल किया जाता है, या फिर वहाँ की सरकारें जो चलती हैं, केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश जो होते हैं, उनको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। ओके, चलो एक मिनट रुकिएगा। आगे बात करते हैं हम, ठीक है। चलो, अब एक एक करके जितनी भी यूनियन टेरिटरी है ना, उनको मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ही हम लिख लेते हैं,
इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये एक एक करके सभी यूनियन टेरिटरी को थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा भी डिटेल में हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो यूनियन टेरिटरी आपको देखने को मिलेंगी, है ना। यहाँ पर एक तो लद्दाख है ना, एक है लद्दाख और J&K, है ना, जम्मू कश्मीर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये नोट्स में ऑलरेडी लिखा है आपको। एक है लद्दाख और एक क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। एक डेट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 31 अक्टूबर 2019। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सबसे पहले दो यूनियन टेरिटरी आपको सबसे नॉर्थ में या फिर इंडिया का जो नदर्न मोस्ट रीजन है, सबसे उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगी। एक है लद्दाख। लद्दाख कौन सा है, ये वाला रीजन लद्दाख है, ये पूरा लद्दाख रीजन है। और ये है जम्मू कश्मीर। तो ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं, मतलब एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ये यूनियन टेरिटरी जो हैं ये 31 अक्टूबर 2019 को ही अस्तित्व में आई हैं, या फिर 31 अक्टूबर 2019 से ही ये जो यूनियन टेरिटरी हैं ये बनी हैं या फिर अस्तित्व में आई हैं। तो क्या इसके पहले ये यूनियन टेरिटरी नहीं थी? नहीं। इस डेट के पहले ये जो पूरा क्षेत्र है इसको हम बोलते थे जम्मू कश्मीर राज्य। क्या बोलते थे इसको हम? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना। इसके पहले इसको हम क्या बोलते थे? जम्मू कश्मीर, है ना। एक ये क्या होता था, राज्य था, एक स्टेट था, है ना। इसके पहले की बात कर रहे हैं हम, इस डेट के पहले, बिफोर, है ना। 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं ये क्या होती थी, ये एक केंद्र था, केंद्र का दर्जा इसको, सॉरी केंद्र बोल रहा हूँ, इसको राज्य सरकार का दर्जा था या फिर राज्य का दर्जा था, है ना। और स्पेशल स्टेटस था इसके पास, स्पेशल स्टेटस था। स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य को कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए थे। यहाँ पर आर्टिकल 370, हमारे संविधान में एक आर्टिकल 370 था। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर जो था इस डेट से पहले इसको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया था, स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अब ये पॉलिटी का विषय है कि आप डिटेल में पढ़ोगे कि वो जो यहाँ के राजा थे जम्मू कश्मीर के, है ना, उन्होंने इंडिया के पक्ष में, मतलब इंडिया में आने का फैसला लिया था, लेकिन वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। फिर इंडिया ने, पाकिस्तान ने उन पर आक्रमण कर दिया था और वो श्रीनगर तक घुस गए थे कबीलाई भेष में। फिर हमारा 47-48 में ही एक युद्ध हुआ था, है ना। तो एक संधि हुई थी जिसमें स्पेशल स्टेटस के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था या फिर इंडिया का पार्ट बनाया गया था, है ना। तो उसमें हम नहीं जाएंगे पॉलिटी में, अभी बस आप इतना समझिए कि यहाँ पर आर्टिकल 370 के अंतर्गत, आर्टिकल 35A के अंतर्गत इसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था और यहाँ की अपनी विधानसभा थी, राज्य के रूप में ये काम करता था। लेकिन इस यहाँ से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा था इसको हटाया गया और दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई, एक बनी लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। और वो जो डेट थी वो ये थी 31 अक्टूबर 2019। जो 31 अक्टूबर की डेट है, याद रखिएगा, ये सरदार पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनकी जयंती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया के इंटीग्रेशन में, भारत के एकीकरण में, है ना। देखिए, जब 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, है ना, 1947 में, आपको पता होगा 1947 से पहले जब ब्रिटिशर्स का भारत में रूल था, तो पाकिस्तान और भारत, जो वर्तमान में आपको पाकिस्तान दिखाई देता है, ये एक ही देश था जिसको हम क्या बोलते थे, भारत, है ना। ये तो 1947 में बना। तो अंग्रेजों ने मतलब दो पार्ट किए थे, है ना। मुस्लिम लीग की मांग थी कि हमें एक अलग देश चाहिए मुस्लिमों वाला, जिसमें मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व रहे, तो पाकिस्तान अस्तित्व में आया। तो उस समय क्या था, उस समय बहुत सारी देसी रियासतें भी होती थी, आपको पता है ना। बहुत सारे राजा रजवाड़े होते थे, जैसे कि सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, और इसके अलावा आप यदि देखोगे कि हैदराबाद की रियासत थी, जूनागढ़ की रियासत थी। मतलब पर्टिकुलर जो रीजन है वहाँ पर राजा रजवाड़े रूल किया करते थे, उनका अपनी पूरी एक टेरिटरी होती थी और वहाँ पर वो पूरा रूल करते थे, अपने हिसाब से चीज़ें चलाते थे।
तो अंग्रेजों ने जो राजा रजवाड़े थे उनके सामने ये कंडीशन रखी थी कि चाहे आप स्वतंत्र हो सकते हो, चाहे तो आप स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आ जाओ, ये आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इंडिया के साथ चले जाओ, चाहे तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ। ये ऑफर दिया था या फिर 1947 में उनको ये बोला गया था। ऑब्वियस सी बात है, यदि आप किसी को स्वतंत्र रहने की इजाज़त दोगे तो वो स्वतंत्र रहना ही चाहेगा। तो उस समय याद रखिएगा कि भारत में 550 से ज़्यादा, 572 के आसपास या फिर 550 से ज़्यादा देसी रियासतें थीं। मतलब इतने अलग अलग छोटे बड़े क्षेत्र थे जो कि देसी रियासतों के अंतर्गत थे, जहाँ पर राजा रजवाड़े हुआ करते थे। तो जब अंग्रेजों ने ये कंडीशन इनके साथ में रख दी तो भारत को एकीकृत करना, इन राजा रजवाड़ों को अपने देश में मिलाकर के रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। क्यों टास्क था? जैसे कि बहुत सारी रियासत, जैसे कि यहाँ पर एक हैदराबाद रियासत थी, यहाँ पर जूनागढ़ रियासत थी, यहाँ भोपाल रियासत थी। ऐसी बहुत सारी रियासतें थी जो भारत के साथ नहीं आना चाहती थी, जो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहती थी और स्वतंत्र रहना चाहती थी। या फिर कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जो भारत की टेरिटरी में थी और पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, उन्होंने थोड़ा सख्ती नहीं अपनाई होती, तो ऐसा होता कि आपको यहाँ पर एक हैदराबाद देश दिख रहा होता है ना। ये वाला जो पार्ट है ये एक अलग देश होता, हैदराबाद। और आपको यदि हैदराबाद जाना हो तो आपको एक वीज़ा लेना पड़ता है हैदराबाद से। ये बीच में भोपाल है ना, ये भोपाल है यहाँ पर, मान लो बीच में, है ना। भोपाल एक देश होता, है ना, या फिर मान लो पाकिस्तान का हिस्सा होता तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती हमें। ऊपर से भोपाल के ऊपर से यदि फ्लाइट लेनी है, क्योंकि हर एक देश का अपना क्या होता है, एक एयर स्पेस होता है ना, और उस देश की परमिशन हो तभी आप उस देश के ऊपर से उड़ सकते हो। ठीक है, तो इंडिया में कितनी दिक्कत हो जाती है, हमें भोपाल का वीज़ा लेना पड़ता, या फिर इनका एयर स्पेस यूज़ करने के लिए हमें भोपाल से परमिशन लेनी पड़ती, या फिर यदि पाकिस्तान के साथ होता तो पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ती। जूनागढ़ के यहाँ पे जूनागढ़ होती है, फिर कोई भी रियासत होती है ना, तो वो एक सेपरेट देश के रूप में होती है, फिर पाकिस्तान का पार्ट होता। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही उच्च दर्जे का काम किया था कि इस पूरे भारत का एकीकरण किया। कुछ रियासत, ज़्यादातर रियासतें तो मिल गई थी भारत में, कहीं कहीं पर दिक्कत आई थी, जैसे कि यहाँ पर हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल। तो यहाँ पर थोड़ी सी सख्ती के बाद में भी ये रियासतें हमारे भारत का हिस्सा बन पाई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है कि हमारा जो भारत है वो इतना सुंदर आपको दिखाई देता है। वरना वही होता कि हमें हैदराबाद का वीज़ा लेना पड़ता जाने के लिए, हैदराबाद, जूनागढ़ का वीज़ा लेना पड़ता, भोपाल का वीज़ा लेना पड़ता, या फिर ये पाकिस्तान का हिस्सा होता तो और भी ज़्यादा दिक्कतें होती। ओके, तो ये जनरल से एक स्टोरी बताई है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पहले ये जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लद्दाख एक पर्टिकुलर रीजन था इसमें, लेकिन अब ये 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश ये हो गए। ये डेट याद रखिएगा, बाकी जो डिटेल बताई है वो याद रखिएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। ओके, आगे देखो, आगे ये 2 हमने डिस्कस कर ली, तीसरी है यहाँ पर, है ना, हम नॉर्थ से साउथ चल रहे हैं, तो यहाँ पर एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़, क्या नाम है इसका? चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के बारे में याद रखना, ये भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, ये भी क्या है, एक यूटी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश बोल लो, यदि हम नॉर्थ से साउथ चल रहे हैं तो तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है? चंडीगढ़ है। यहाँ पर मैं 3 नंबर का, 3 नंबर मतलब ऐसा मत समझ लेना कि तीसरे नंबर पर बना, ऐसा नहीं है, हम नॉर्थ से साउथ डिस्कस कर रहे हैं, इस क्रम में आप तीसरा इसको समझ सकते हो। ठीक है, चंडीगढ़ का भी एक स्पेशल इस, देखिए थोड़ा बहुत आप यदि कोई स्टोरी समझ लो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो वो लॉन्ग टर्म आपको याद रहती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोई स्टोरी कनेक्ट कर दूँ हर चीज़ से रिलेटेड। जैसे कि इंडिया के नेम में आपको डिस्कस करा रहा था, तो मैंने आपको एक वो इंडस रिवर की स्टोरी बता दी। अभी हमने जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी स्टोरी देख लिया, अब इसी प्रकार से हम चंडीगढ़ में देख लेते हैं ना। चंडीगढ़ जो है याद रखिएगा, ये संयुक्त रूप से पंजाब पंजाब और हरियाणा, ये जो 2 रीजन मैंने हाईलाइट करे, ठीक है, तो ऊपर वाला जो रीजन है ये, इसको हम बोलते हैं पंजाब, और नीचे वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं हरियाणा। ठीक है, पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, दोनों ही क्या है, स्टेट हैं, प्रॉपर राज्य हैं। ठीक है, इनके ही बीच में जो ये मैंने डॉट लगाया है, ये डॉट दूसरा कलर कर देता हूँ, है, ना, पर्टिकुलर जो ये वाला रीजन है ये, ओके, okay,
आप अपने एटलस में देखिएगा या अपने मैप में देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस रीजन को हम बोलते हैं चंडीगढ़, है ना। इसको ही हम क्या बोलते हैं, चंडीगढ़। यही क्या है, चंडीगढ़। इसको ही हम क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ बोलते हैं। ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा कि चंडीगढ़ जो है ये 1966 में, 1966 में, है ना, ये 1966 में यूटी के रूप में, के रूप में अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया। मैंने क्या बोला, याद रखिएगा, जो चंडीगढ़ है ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में या फिर यूटी के रूप में 1966 में अस्तित्व में आया। तो आप अब आप क्वेश्चन आना चाहिए आपके मन में कि सर हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, है ना, तो ये 1966 में अस्तित्व में आया, तो उससे पहले क्या था? तो उससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, ये पंजाब की कैपिटल था, पंजाब की राजधानी था, है ना। अब थोड़ा सा किस्सा समझो। ये जो मैंने दो राज्य हाईलाइट करे, एक है पंजाब और एक है हरियाणा, है ना। हरियाणा राज्य जो है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है ये भी 1966 में राज्य बना, है ना। हरियाणा स्टेट जो है ये हिंदी भाषी राज्य के रूप में 1966 में अस्तित्व में आया, मतलब राज्य का दर्जा इसको कब मिला, 1966 में। अच्छा, तो इसके पहले क्या था? तो इसके पहले ये पंजाब, इसको हम बोलते थे पंजाब राज्य, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे पंजाब। ये पूरा जो क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1966 से पहले, 1966 से पहले, है ना, पंजाब नाम से राज्य था, पंजाब राज्य था। ठीक है, दोनों को मिला करके, मतलब हरियाणा का क्षेत्र मिला दो और पंजाब का क्षेत्र मिला दो, तो इस दोनों की टेरिटरी को मिला करके एक राज्य अस्तित्व में था जिसको हम बोलते थे पंजाब। ठीक है, लेकिन इसका जो साउथ वाला पार्ट था, जो वर्तमान में आप हरियाणा देख रहे हो, ये हिंदी भाषी क्षेत्र था, हिंदी बेल्ट था। तो आज़ादी के बाद से ही, क्योंकि आपको पता होगा कि राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था, है ना, जो राज्य बने थे 1956 में, तो भाषाई आधार को भी एक पैमाना माना गया था, या फिर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। तो उस आज़ादी के बाद से ही, जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया, उसके बाद से ही हिंदी भाषी राज्य के रूप में हरियाणा राज्य को अलग करने की मांग उठ रही थी, क्योंकि पंजाब जो है ये मेजरली पंजाबियों का क्षेत्र था, है ना। पंजाबी भाषा यहाँ पर ज़्यादा बोली जाती थी, लेकिन इसके साउथ वाले रीजन में हिंदी भाषा बोली जाती थी। तो मांग उठ रही थी कि दक्षिण वाला जो बेल्ट है, जहाँ पर ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं, इसको एक अलग राज्य बनाया जाए, हरियाणा राज्य के रूप में बनाया जाए, हिंदी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए इसको। ठीक है, तो ये मांग चलती रही, है ना, बात आई चली गई, ये सब चीज़ें चलती रहीं, और फाइनली 1966 का समय आता है और हरियाणा जो है एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। हरियाणा एक नया राज्य बनता है। ठीक है, नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। ठीक है, हरियाणा राज्य अस्तित्व में आता है नए राज्य के रूप में 1966 में। अब देखिए, चंडीगढ़ पहले किसका पार्ट था? चंडीगढ़ पंजाब की ही कैपिटल था, कोई यूनियन टेरिटरी उस समय तक नहीं था। अब चंडीगढ़ जो था एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी थी, है ना, काफ़ी डेवलप्ड एक प्रकार की सिटी थी, कैपिटल भी थी पंजाब की, और इनकी टेरिटरी के बिल्कुल बीच में थी। इनकी जो दोनों की बॉर्डर थी पंजाब हरियाणा की, इसके बिल्कुल बीच में थी, मतलब इस रीजन में थी। तो समस्या वाली बात ये थी कि चंडीगढ़ जो है ये पंजाब को दिया जाए कि हरियाणा को दिया जाए, है ना। चंडीगढ़ जो है ये हम पंजाब को दें या फिर हरियाणा को दें, क्योंकि यदि आप पंजाब को देते तो हरियाणा ऑब्जेक्शन लेता, हरियाणा को देते तो पंजाब ऑप्शन लेता, और कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति होती, विवाद वाली स्थिति होती। तो उस समय बहुत अच्छा डिसीजन ये लिया गया 1966 में ही, कि 1966 में ही इसको यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया कि भैया हम पंजाब ना, सॉरी, हम चंडीगढ़ ना तो पंजाब को दे रहे हैं ना हरियाणा को दे रहे हैं, हम इसको बना रहे हैं यूनियन टेरिटरी, मतलब अब ये केंद्र के द्वारा शासित होगा ये पूरा रीजन। ठीक है, और संयुक्त रूप से पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ रहेगा और हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ रहेगा।
तो ज्वाइंट कैपिटल बना दिया चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की, और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो ना हरियाणा को कोई इसमें तकलीफ, ना पंजाब को कोई तकलीफ। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है, याद रखिएगा, चंडीगढ़ के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चंडीगढ़ 1966 में यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आया और संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है और एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और यहाँ से आपको एक और फैक्ट याद हो गया कि हरियाणा भी 1966 में राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक है। चलो, तो ये हमने कितनी देख ली, हमने 3 यूनियन टेरिटरी देख ली। अब यहाँ पर इसके ही नीचे आप देखोगे दिल्ली है ना। दिल्ली तो आपको पता है हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, एक शहर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है ना। हमारी जो संसद है ना, राष्ट्रपति भवन है, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट का काम चलता है वो यहाँ से ही चलता है। एनसीआर का रीज़न है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर बस इतना याद रखो कि दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, और एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनकी अपनी यहाँ पर विधायिका है, विधानसभा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री होता है, विधायक होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी जगह होगी, ठीक है। यहाँ पर ही हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अगली यूनियन टेरिटरी है दमन द्वीप, दादर नागर हवेली। यहाँ पर दमन देखने को मिलेगा, ये वाला जो रीजन है गुजरात की टेरिटरी में यहाँ पर दमन है, और यहाँ पर दीव है ना। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर दीव है, और यहाँ पर है दमन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दमन है, ठीक है। और यहाँ पर ही दादर नागर हवेली है। अब यहाँ पर एक मैं तो मैं थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दादर नागर हवेली और दमन दीव ना। इसका नाम ये है, इस पूरी यूनियन टेरिटरी का नाम क्या है, ये हमारी कौन से नंबर की है, 1 2 3 4, फिफ्थ हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो दादर नागर हवेली दमन द्वीप, एक डेट में लिख रहा हूँ यहाँ पर 26 जनवरी है ना, आज का ही दिन है, आज भी 26 जनवरी है, लेकिन अभी आप 2026 में मुझे सुन रहे हो, ये हम बात कर रहे हैं 2020 की, है ना। 2020 कोई नहीं भूल सकता, कोरोना वाला टाइम पीरियड था, ठीक है। तो 26 जनवरी 2020 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट के दिन दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, ये पहले क्या था, अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, है ना। दादर नागर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी थी, दमन द्वीप अलग यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन चूंकि ये आसपास ही थी तो इनको मर्ज किया गया, एक ही यूनियन टेरिटरी बनाई गई इन लोगों को मिला करके, और इस डेट को बनाई गई 26 जनवरी 2020 की ये डेट है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, जो कि गुजरात की टेरिटरी में है, केंद्र शासित प्रदेश है, इनको मर्ज किया गया, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे यदि हम बात करें तो पुडुचेरी है, जिसको हम पांडिचेरी भी बोलते हैं, इनको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पर जगह नहीं बची है, ठीक है। ये सब यहाँ पर, इसकी कैपिटल दमन है, याद रखिएगा, दादर नागर हवेली दमन द्वीप की। बाकी दिल्ली हमने डिस्कस कर लिया, चंडीगढ़ डिस्कस कर लिया, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा चंडीगढ़ में 1966 याद रख लेना, ओके। चलो ठीक है, थोड़ा सा दादर नागर हवेली दमन द्वीप के बारे में देख लेते हैं। दादर एंड नागर हवेली वाज लिबरेटेड फ्रॉम पुर्तगीज रूल ऑन 2 अगस्त 1954। दादर नागर हवेली 2 अगस्त 1954 को पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था, है ना। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमारे भारत में ब्रिटिशर्स का रूल था मेजर पार्ट में, लेकिन कुछ ऐसी टेरिटरी थी जैसे कि गोवा हो गया, दमन द्वीप हो गया, तो इन क्षेत्रों में कौन थे, पुर्तगाली थे, है ना। तो इस रीजन में कौन थे, पुर्तगाली शासन था, आपको याद रखना है। इसके अलावा दमन द्वीप जो है, इसको 19 दिसंबर 1961 को, है ना, ऑपरेशन विजय चला करके पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, है ना। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा हम स्टोरी समझते हैं। देखिए 1947 में हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई थी। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये 61 तक इनके कब्जे में था दमन द्वीप, है ना। हाँ, तो 1947 में हमें आज़ादी भले ही मिल गई थी अंग्रेजों से, पर हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, जैसे कि हमें अपना संविधान बनाना था, जो कि 1950 में बना, ठीक है। और भी बहुत सारी चुनौतियां थी, है ना। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो एक इंटीग्रेशन वाला पार्ट था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश को एकीकृत करना था, तो 1949 तक 50 तक का समय हमें इंटीग्रेशन में ही लग गया। और भी बहुत सारी चुनौतियां थी, है ना। तो उन सभी चुनौतियों से निपटने के बाद में हमारा ध्यान इन रीजन में गया, मतलब जहाँ पर पुर्तगाली, फ्रेंच, है ना, जैसे कि पुडुचेरी वाला जो रीजन है
वहाँ पर फ्रेंच थे, दमन द्वीप वाला रीजन जो है यहाँ पर पुर्तगाली थे। तो 1961 में ऑपरेशन विजय हमने चलाया था और पुर्तगालियों से मुक्त किया था दमन द्वीप को, याद रखिएगा। और 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये डिटेल जो अभी मैंने आपको बताई थी लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार, है ना, जो कि आपको देखने को मिलती है इस रीजन में, है ना। इस रीजन में कुछ आपको द्वीप समूह देखने को मिलेंगे इस प्रकार से, छोटे बड़े द्वीप हैं, लगभग 572 आइलैंड हैं। छोटे बड़े द्वीप को मिलाकर के 572 से ज़्यादा द्वीप या फिर द्वीप समूह हैं। और इनकी कैपिटल क्या है? इनकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, याद रखिएगा, है ना। तो ये द्वीप समूह है भारत का, क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड है या फिर द्वीप समूह है, सॉरी ये द्वीप समूह है। यहाँ पर आपको 572 से ज़्यादा आइलैंड देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ पर है? तो ये बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या फिर BOB, बे ऑफ बंगाल में स्थित क्या है? द्वीप समूह है, याद रखिएगा। ये भी एक क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश है। कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। एक और है जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल क्या है? कवरत्ती है। कवरत्ती इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। ये भी लगभग 36 द्वीप से मिलकर के, है ना। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे पर्टिकुलर इस रीजन में, यहाँ पर, ठीक है। लगभग 36 आइलैंड या फिर 36 द्वीप हैं यहाँ पर। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। और यहाँ की कैपिटल क्या है? कवरत्ती। इसकी विशेषता ये है कि ये जो द्वीप समूह हैं ये प्रवाल से निर्मित हैं, है ना। इनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। प्रवाल या फिर इसको हम बोलते हैं कोरल। तो प्रवाल एक समुद्री जीव होता है जो कि कॉलोनी बना करके लाखों की संख्या में साथ में रहते हैं। और इसी प्रकार से निर्मित है हमारा ये आइलैंड जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप, है ना। ट्राइबल रीजन है, ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन ही यहाँ पर निवास करती है। तो बस अभी इतना ही याद रखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक आइलैंड वाला पार्ट आएगा, वहाँ पर हम इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, है ना। पुडुचेरी, अब पुडुचेरी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है जिसकी जो टेरिटरीज हैं या फिर जिले हैं वो अलग अलग राज्यों में हैं। जैसे कि देखिए, खुद पुडुचेरी को आप देखोगे तो ये एक राज्य है, इसको हम बोलते हैं तमिलनाडु, है ना। ये तमिलनाडु राज्य है। तो तमिलनाडु की टेरिटरी में पुडुचेरी है, ये पुडुचेरी है और कराईकल है ना। पुडुचेरी और कराईकल नामक जो प्लेसेस हैं, है ना, ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये तमिलनाडु की टेरिटरी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। माहे नाम की जो टेरिटरी है, ये माहे नाम की टेरिटरी जो है ये केरल की टेरिटरी में देखने को मिलती है किसका पार्ट? पुडुचेरी का ही पार्ट है। यमन नाम की एक टेरिटरी है ना, यमन नाम की जो टेरिटरी है ये भी पुडुचेरी की है और ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। मतलब पुडुचेरी के जो टेरिटरी हैं, जो इनके क्षेत्र हैं, वो अलग अलग राज्य में हैं, है ना। और है किसका पार्ट? पुडुचेरी का, है ना। मतलब प्रशासनिक नियंत्रण किसका रहेगा? पुडुचेरी का रहेगा। पर हैं किसके क्षेत्र में? तो अलग अलग राज्यों में है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माहे जो पुडुचेरी का पार्ट है या फिर एक डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है माहे, सबसे छोटा जिला है, याद रखिएगा। ये कहाँ पर आता है? तो ये केरल की टेरिटरी में आता है। यनम जो है, यनम कहाँ पर आता है? तो ये आंध्रा की टेरिटरी में आता है। स्वयं या फिर खुद पुडुचेरी और कराईकल कहाँ पर आते हैं? तो तमिलनाडु की टेरिटरी पर ही आते हैं। तो ये पॉइंट भी आप दिमाग में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पुडुचेरी में माहे, ये केरला में आता है। कराईकल तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में आता है, याद रखिएगा। पुडुचेरी का विलय 1 नवंबर 1954 को हुआ था। और यहाँ पर याद रखिएगा फ्रांस, यहाँ पर फ्रांस, है ना, यहाँ पर फ्रेंच का या फिर फ्रांसीसियों का शासन था, है ना। यहाँ पर किसका शासन था? यहाँ पर फ्रांस का शासन था या फिर फ्रांसीसियों का शासन था। और कब विलय हुआ भारत में? तो 1954 को हुआ। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी डिटेल में हम इनको बाद में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर लद्दाख में मैंने आपको एक डेट बताई थी, है ना, 19 से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था 2019 में। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक एक्ट आया था 2019 में। और 31 अक्टूबर 2019 की ये डेट थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये यूटी हैं दोनों, ठीक है। चलो,
तो 8 यूनियन टेरिटरी को मैंने डिटेल में डिस्कस करा दिया है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ मैप के थ्रू, है ना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखो, सबसे पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को ये अस्तित्व में आई यूनियन टेरिटरी के रूप में। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य होता था। 31 अक्टूबर पटेल, सरदार पटेल जो कि हमारे पहले गृह मंत्री थे, है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था इंटीग्रेशन में, भारत के एकीकरण में। इसी के चलते इन्हीं के सम्मान में ये एक डेट रखी गई थी जिस दिन इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, 370 को हटा करके। चंडीगढ़ 1966 में अस्तित्व में आया यूटी के रूप में। संयुक्त रूप से कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की। दिल्ली जो कि हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर विधायक होते हैं, मुख्यमंत्री होता है, विधायिका होती है, विधान सभा होती है। ओके। दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, पुर्तगालियों से हमने इनको 1961 में मुक्त किया। और पहले ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, है ना, दादर नागर हवेली अलग थी, दमन द्वीप अलग थी, पर 26 जनवरी 2020 को हमने इनको मर्ज किया, याद रखिएगा, और एक यूनियन टेरिटरी के रूप में वर्तमान में ये अस्तित्व में है। पुडुचेरी जो कि तमिलनाडु की टेरिटरी में है, माहे केरला की टेरिटरी में है, यनम आंध्र प्रदेश की टेरिटरी में। ये सब पुडुचेरी, ये सब मिलकर के पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं, याद रखिएगा। फ्रांसीसियों से हमने इनको मुक्त कराया था, फ्रांसीसियों के कब्जे में था ये। इसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो कि हमारे दो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, द्वीप समूह हैं, जो कि एक ये वाला कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है, और ये अरब सागर। ठीक है, चलो, इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो, अब हम थोड़ा सा भारत की अवस्थिति को या फिर इंडिया की जो लोकेशन है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, है ना। सॉरी, एक मिनट। चलिए, है ना, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने भारत में 28 राज्यों को समझ लिया, 8 यूनियन टेरिटरीज को हमने समझ लिया। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज को हमने समझ लिया। भारत के जो नाम हैं, है ना, इंडिया के जो अदर नाम हैं, अदर नेम हैं, उनको हमने समझ लिया। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, और मैंने आपको 8वां यूनियन टेरिटरी डिटेल में डिस्कस करा दी, है ना। तो आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो, आपने अपना नाम बता दिया, अपना परिचय बता दिया, तो आप एक पॉइंट और बताते हो कि आप किस जिले से हो, किस स्टेट से हो, पर्टिकुलर किस गांव से हो, किस टाउन से हो, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा भारत, है ना, हमारा जो भारत देश है, ठीक है, कहाँ पर है हमारा भारत देश, बताओ जरा। हमारा भारत देश यहाँ पर है ना। हमारे भारत की आखिर लोकेशन कहाँ पर है? इतनी बड़ी पृथ्वी है, 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं, है ना, इसमें इतना सा हमारा भारत है। इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर इतनी बड़ा जो क्षेत्रफल है हमारी पृथ्वी का, इस पर हमारी अर्थ की, हमारी इंडिया की, हमारे देश की लोकेशन क्या है? तो हमारी लोकेशन क्या है, हमारी अवस्थिति क्या है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, और थोड़ा सा गोलार्ध वगैरह के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये कुछ मैप हैं आपके सामने, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी के बीचों बीच, है ना, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है, जैसे कि मान लो, एक मिनट, ये हमारी अर्थ है ना। हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या फिर इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या फिर इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, अब ये 2D में मैंने बनाया, ये 3D मैप यहाँ पर बने हैं। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों से ये जो कटा हुआ हिस्सा है ना, ये भूमध्य रेखा है ना, इसको ही आप क्या समझो, भूमध्य रेखा समझो। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा जो कि हमारी प्रिय, चूंकि 3D मैप है इसलिए आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये ऐसी लाइन है, बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। ओके, तो हमारी पृथ्वी की जो बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ये हमारी पृथ्वी को दो इक्वल भाग में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। एक ऊपर वाला पार्ट, एक ये पार्ट, ठीक है, मतलब एक ये वाला भाग, ओके, एक ये भाग, ओके, और एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग।
एक ये वाला भाग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं गोलार्ध, है ना? ये जो पार्ट हैं, ये जो पार्ट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं गोलार्ध। गोलार्ध या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। इनको हम क्या बोलते हैं? गोलार्ध या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। एक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है, एक पार्ट ऊपर बनेगा, एक पार्ट नीचे बनेगा, एक आधा गोला ऊपर बनेगा, एक आधा गोला नीचे बनेगा। इनको हम बोलते हैं गोलार्ध या फिर हेमिस्फीयर। तो ऊपर जो गोलार्ध है, मतलब ये वाला एक गोलार्ध बना, है ना? इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे just a minute। इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। ये नॉर्थ में है, उत्तर में है, तो इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध या फिर क्या बोलेंगे? नदर्न हेमिस्फीयर, है ना? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री के ऊपर जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। इस विषुवत रेखा के जो नीचे है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला है, इसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। इसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध या फिर सदर्न हेमिस्फीयर इसको हम बोलेंगे, है ना? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। चलो, इतना आप समझ गए ना? चलो आगे बात कर लेते हैं। ठीक है। अब एक और रेखा है ना? एक और पृथ्वी यहां पर मैं बनाता हूं, जो हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से इस प्रकार से जाती है। इसको भी हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं देशांतर। इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। इसको हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं ना। ठीक ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक है। ये भी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है और ये भी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है ना? वो रेखा कौन सी है? ये वाली है, जो कि पृथ्वी के बीच से जा रही है और दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। जो ईस्ट में है, इसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। जो पूर्व में है, इसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, है ना? और जो यहाँ पर है, इसको हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये लिखा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बात समझ में आ गई? तो हमारी पृथ्वी पर दो रेखाएं हैं। एक जो बिल्कुल बीचों बीच से लेटी हुई रेखा है, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं ना। इसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। याद रखिएगा, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से निकलती है, दो भागों में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से 0 डिग्री पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, इसको हम 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ये भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी। ठीक है। चलो, इतना समझ गए? तो ये गोलार्धों के बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में आपको आइडिया मिल गया, है ना? अब इस मैप में भी जरा देखो, है ना? अब ये 2D मैप है, इसको हमने खोल दिया है ना? अब यही रेखाएं यहाँ पर देखो, यही सारी रेखाएं यहाँ पर भी हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है, मतलब ये क्या है? भूमध्य रेखा है। ये क्या है? ये भूमध्य रेखा है या फिर इक्वेटर है। ये भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर है। और ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री वाली रेखा है ना, ये। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, है ना? ग्रीनविच जिसको हमने बोला था, ग्रीनविच। ठीक है। अब ये बताने का मकसद क्या है? ये देखो,
हमारा भारत कहाँ पर है? हमारा भारत ये यहाँ पर है, हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है, ठीक है। हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? हमारे इंडिया की, हमारा जो देश है, इसकी हम इस वर्ल्ड मैप में लोकेशन बता रहे हैं कि हमारे भारत की लोकेशन इस इतनी बड़ी पृथ्वी में, इतने बड़े ग्लोब में कहाँ पर है। तो हमारा जो भारत है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध, है ना, या फिर बोलेंगे ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा भारत जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या फिर हमारा इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। आप बोलोगे सर कैसे? तो जो 0 डिग्री इक्वेटर है इसके चूंकि नॉर्थ में है तो हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में है, और 0 डिग्री जो देशांतर है इसके अनुसार पूर्वी गोलार्ध में है। तो कॉमन पार्ट क्या हुआ? उत्तर पूर्वी। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। और इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे नॉर्थ वेस्ट। तो किसी की भी, चलो इंडिया तो छोड़ो, इंडिया को हटा दो, है ना, इंडिया को स्किप कर दो। यदि मैं बोलूं ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, बताओ ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, तो आप बोलोगे सर साउथ ईस्ट या फिर दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में है। यदि मैं आपसे बोलूं कि ये जो साउथ अमेरिका है, सॉरी, यदि मैं आपसे बोलूं, है ना, यदि मैं आपसे बोलूं कि साउथ अमेरिका का मेजर पार्ट कहाँ पर है, क्योंकि इक्वेट थोड़ा पार्ट तो इसका नॉर्थ में भी जाता है पर मेजर पार्ट कहाँ पर है, तो ये साउथ वेस्ट में है, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, तो नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। तो आप किसी भी देश की लोकेशन हेमिस्फीयर या फिर गोलार्ध के अनुसार बता सकते हो कि उसकी लोकेशन इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर पर्टिकुलर कहाँ पर है, ठीक है। तो याद रखना इंडिया कहाँ पर है? इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। चलो इतना आप समझ गए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, है ना। चलो तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये पता चल गई कि हमारा भारत जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। चलो अब ये तो आपने बता दिया। अब महाद्वीप बता दो कि भैया किस महाद्वीप में है, क्योंकि 7 महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप में या फिर 7 कॉन्टिनेंट में से किस कॉन्टिनेंट में हमारा देश स्थित है। तो 7 महाद्वीप जो हैं, है ना, दूसरी लाइन आप क्या बोलोगे कि भारत एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में स्थित है ना। हमारा जो देश है ये 7 महाद्वीप में से जो एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट है ना, एशिया कॉन्टिनेंट है, इसमें स्थित है। और एशिया कॉन्टिनेंट में भी जो साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया है ना, यहाँ पर देखो एशिया कॉन्टिनेंट में भी जो साउथ एशिया है ना, एशिया कॉन्टिनेंट ये पूरा है, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट में भी जो साउथ एशिया है, एशिया का सदर्न रीजन है, दक्षिण रीजन है, यहाँ पर हमारा एशियन कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। और एशिया कॉन्टिनेंट में भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर भारतीय उपमहाद्वीप का पार्ट है ना। इंडिया यहाँ पर भी भारतीय उपमहाद्वीप,
भारतीय उपमहाद्वीप या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का पार्ट। ठीक है, तो याद रखना। तो ये हमारे भारत की लोकेशन है। आप कैसे बोलोगे, हमारा जो भारत है ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में या फिर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये वाला जो गोलार्ध है इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। और एशिया महाद्वीप का भाग है, एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया का पार्ट है। और दक्षिण एशिया के अंतर्गत भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है। तो ऐसे आप इंडिया की लोकेशन को बता सकते हो। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी लोकेशन को और भी हम डिस्कस करेंगे और भी डिफाइन करेंगे। फिलहाल आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखेंगे। 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी अगली 2-3 क्लासेस भी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम पहला इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया या फिर भारत का सामान्य परिचय। और इसके अंतर्गत हम इंडिया के बारे में लोकेशन से रिलेटेड, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, है ना, जो स्टेट हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। इसको ही हम आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास को हम यहाँ पर ही रोकते हैं, यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाइए इसके, है ना। नोट्स बनाना मस्ट है, एटलस की हेल्प से और इन PDF की हेल्प से, क्लास की हेल्प से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, अपना लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।